लास्ट वीडियो में बेटा जी हमारा मनी चैप्टर खत्म हो गया था। हमारी यूनिट 2 चल रही थी, दैट इज मनी एंड बैंकिंग। डन। तो मनी चैप्टर हमारा पिछली वीडियो में खत्म हो गया था। मनी में हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चंस हो गए? एक तो बार्टर सिस्टम, एक हमारे पास हो गया मनी टाइप्स ऑफ मनी। वी हैव टू टाइप्स ऑफ मनी, दैट इज फायट एंड फिड्यूशरी। एक टॉपिक हो गया मनी सप्लाई, जो आप लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे। अच्छा जी, बैंकिंग वाली यूनिट में दो क्वेश्चंस हैं, एक आरबीआई के फंक्शंस और एक कमर्शियल बैंक के फंक्शंस। तो हमारा कमर्शियल बैंक के फंक्शंस की वीडियो रहती है। तो ये जो टॉपिक है जो मुझे इस वीडियो में लेना है, क्लास में हुआ होगा, हो सकता है किसी रीजन से वीडियो ना बनी हो, तो वो टॉपिक रहेगा कमर्शियल बैंक के फंक्शंस। ठीक है जी, ये हमारी एक वीडियो रह गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 2, यूनिट बैंकिंग, यूनिट 2 पार्ट 2 बैंकिंग का एक क्वेश्चन हमारे पास वीडियो में नहीं था जब मैंने चेक किया, दैट इज फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ध्यान से सुनिएगा। कमर्शियल बैंक का क्या फंक्शन होता है, मैं आपको स्क्रीन शो करती हूँ। ये देखो, दिस इज कॉल्ड एज फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। समझिएगा ध्यान से। कमर्शियल बैंक्स बेसिकली क्या करते हैं? ये डिपॉजिटर्स होते हैं, ये कमर्शियल बैंक होते हैं। और कुछ डिपॉजिटर्स जिन्हें पैसे की जरूरत नहीं होती है, वो कमर्शियल बैंक में अपने फंड्स को डिपॉजिट कर देते हैं और कमर्शियल बैंक इन्हें आगे लेंडर्स को लोन पे दे देते हैं। सिंपल भाई, जिन लोगों को फंड्स की जरूरत नहीं है वो कमर्शियल बैंक पे फंड्स डिपॉजिट कर देते हैं और कमर्शियल बैंक आगे जिन लोगों को फंड्स की जरूरत है उन्हें ये फंड्स लोन कर देते हैं। कमर्शियल बैंक एक तरीके से लिंक की तरह काम करते हैं बिटवीन टू पर्संस, एक वो जिन्हें फंड्स की जरूरत फिलहाल नहीं है और एक वो जिन्हें फंड्स की जरूरत फिलहाल बहुत ज्यादा है। यानी कि कमर्शियल बैंक एक्ट एज अ लिंक बिटवीन डिपॉजिटर एंड अ लेंडर। कमर्शियल बैंक एक्ट एज अ लिंक बिटवीन डिपॉजिटर एंड अ लेंडर। तो जिसे पैसे की जरूरत नहीं होती वो कमर्शियल बैंक में फंड्स को डिपॉजिट कर देता है और जिन्हें पैसे की जरूरत होती है कमर्शियल बैंक उसे लोन की फॉर्म में दे देते हैं। बेसिकली बेटा जी, कमर्शियल बैंक के पास जो फंड्स आते हैं, डिपॉजिट्स आते हैं, उसका बैंक दो पार्ट्स करता है, एक लोन और एक एलआरआर, दैट इज लीगल रिजर्व रेशियो। जैसे मान लो कमर्शियल बैंक के पास 10 करोड़ का डिपॉजिट आया, तो 10 करोड़ के डिपॉजिट में से वो सारा लोन नहीं दे सकता है। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि जितना भी डिपॉजिट कमर्शियल बैंक के पास आता है कमर्शियल बैंक आगे उसका लोन देता है, लेकिन सारे का नहीं दे सकता है, क्योंकि आरबीआई बोलता है कि कुछ पैसा तो आप अपने पास भी रखोगे, सारे फंड्स का लोन तो दे नहीं सकते हो। तो इसलिए जब कमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट्स आते हैं तो कमर्शियल बैंक उसके दो पार्ट्स करता है, एक होता है लोन, एक होता है एलआरआर, लीगल रिजर्व रेशियो। अब दीदी कितना लोन में देगा और कितना रिजर्व में डालेगा, ये तो आरबीआई डिसाइड करेगा कि 10 करोड़ का कितना लोन जाएगा और कितना रिजर्व बनेगा। ये इंस्ट्रक्शंस आपको कौन देगा? आरबीआई देगा। तो जितना आरबीआई ने लोन अलाउ किया है उतना आप लोन देंगे और जितना आरबीआई ने डिस अलाउ किया है वो रिजर्व के पार्ट में बन जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो आरबीआई ने 2 करोड़ का रिजर्व बनाया है, इसको बैंक रखेगा या आरबीआई रखेगा? तो फिर आरबीआई इसके दो हिस्से करा देता है, दैट इज सीआरआर, आपको दिख रहा है, एंड एसएलआर। सीआरआर मींस कैश रिजर्व रेशियो एंड एसएलआर मींस स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो क्या डिफरेंस होता है सीआरआर और एसएलआर में? सीआरआर रिजर्व्स का वो पार्ट होता है जो आरबीआई रखेगा और एसएलआर रिजर्व्स का वो पार्ट होता है जो बैंक अपने पास लिक्विड फॉर्म में रखेगा। तो यानी कि सबसे पहले आरबीआई के पास सबसे पहले बैंक के पास डिपॉजिट्स आएंगे, जो भी डिपॉजिट्स बैंक के पास आएंगे बैंक उसके दो हिस्से करेगा, एक लोन एक रिजर्व। जो लोन वाला हिस्सा है वो तो लेंडर्स को दे देगा और जो रिजर्व वाला हिस्सा है उसके भी दो पार्ट्स होंगे, क्योंकि रिजर्व्स रखेगा कौन? लड़ाई इस चीज की है। तो कुछ रिजर्व आरबीआई रखेगा, दैट इज सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, और कुछ रिजर्व बैंक रखेगा, दैट इज एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। पर ये भी आरबीआई डिसाइड करेगा कि कौन कितना रखेगा। तो एलआरआर के दो पार्ट्स हो जाएंगे, सीआरआर एंड एसएलआर। अच्छा जी, इस तरीके से बैंक वर्क करता है, कमर्शियल बैंक इस तरीके से वर्क करता है। जो पिक्चर आप देख रहे हो, इस पिक्चर में आप क्या देख रहे हो कि कमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट्स आ रहे हैं
और कमर्शियल बैंक उन डिपॉजिट्स के कितने पार्ट्स कर रहा है? 2 पार्ट्स कर रहा है। डन। लोन और लीगल रिजर्व रेशियो, और फिर लीगल रिजर्व रेशियो के भी 2 पार्ट्स हो रहे हैं, दैट इज कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो बैंक इसी तरीके से वर्क करता है कि जो भी डिपॉजिट्स बैंक के पास आते हैं, बैंक उसके 2 हिस्से करता है, लोन और लीगल रिजर्व रेशियो, और फिर आरबीआई लीगल रिजर्व रेशियो के भी 2 हिस्से करवाता है, दैट इज सीआरआर एंड एसएलआर, जिससे कि कुछ रिजर्व आरबीआई रख सके और कुछ रिजर्व कमर्शियल बैंक रख सके। अच्छा जी, उसके बाद बेटा जी सवाल ये पैदा होता है, कमर्शियल बैंक, अच्छा एक ध्यान से सुनना, जो डिपॉजिट बैंक के पास आए, लोन दे दिया, कुछ रिजर्व बना दिया, रिजर्व में से कुछ रिजर्व आरबीआई के पास है और कुछ रिजर्व बैंक के पास है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर कुछ पैसा लोन दे दिया और कुछ पैसा रिजर्व बना दिया, तो जब लोग निकालने आएंगे तब बैंक क्या देगा? क्वेश्चन है, जब लोग पैसा निकालने आएंगे तो बैंक क्या देगा? क्योंकि कुछ पैसा तो रिजर्व है, कुछ रिजर्व तो आरबीआई के पास है, अब ये तो कहेगा नहीं कि आरबीआई से मंगा के दे रहा हूँ, और कुछ रिजर्व बैंक ने अपने पास रख रखा है, और आपको तो पता है कि रिजर्व तो इस पर्पस के लिए अलग किया जाता है कि वो इमरजेंसी में काम आएगा। तो ये मत बोलना कि वो सीआरआर से देगा, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता है कि बैंक आपको ये बोले कि अरे रुको अभी आरबीआई से आ रहा है फिर आपको देते हैं। ऐसा होता है? आप कभी बैंक में पैसे निकालने जाओ, बैंक आपको बोले कि अभी आरबीआई से पैसे आएंगे तब दूंगा, नहीं होता। या अभी मैनेजर साहब रिजर्व तोड़ेंगे तब पैसे बटेंगे, और या अभी किसी का लोन वापस आएगा तब ले लेना। तो अगर बैंक के पास डिपॉजिट्स आए और बैंक ने उसके 2 हिस्से कर दिए, एक लोन और एक लीगल रिजर्व रेशियो, एक रिजर्व बन गया एक लोन हो गया, तो जब लोग निकालने आएंगे पैसा तो उन्हें क्या मिलेगा? ये क्वेश्चन है सबसे बड़ा, कि जब कोई इंसान पैसा विड्रॉ करने आएगा तो उसको बैंक कैसे पैसे देगा? क्योंकि बैंक कुछ पैसे तो लोन दे चुका है, कुछ पैसे रिजर्व बना दिए, रिजर्व में से भी कुछ रिजर्व आरबीआई के पास है और कुछ रिजर्व उसके पास है जो कि लिक्विड फॉर्म में उसने रखा हुआ है थोड़ा बहुत। अगर उसमें से देगा तो उसका फ्यूचर अनसेफ हो जाएगा, तो कैसे देगा? इसी को कमर्शियल बैंक का सबसे बड़ा फंक्शन बोलते हैं, दैट इज कमर्शियल बैंक का यही तो फंक्शन है, और इस फंक्शन का नाम होता है बेटा जी क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस। बहुत ध्यान से सुनना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी फंक्शन का नाम होता है क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस, कि बैंक कैसे चलता है। अगर बेटा जी बैंक लोन भी देता है, स्टाफ की सैलरी भी देता है, आपको भी पैसा देता है, एसी भी बहुत चलते हैं, मतलब कितने खर्चे हैं बैंक के, अगर बैंक के पास जो पैसा आता है बैंक उसको लोन दे देता है, तो जब लोग सडनली पैसे निकालने आ जाते हैं तो मना भी नहीं करता, तो बैंक चलता ही कैसे है? अब ध्यान से सुनना, मैंने एक एग्जाम्पल लिया था क्लास में, मैं आपको भी वही एग्जाम्पल देती हूँ। देखो ध्यान से समझना मेरी बात को, जैसे मान लो मिताली है, मिताली ने मुझे फीस दी 10,000, डन। मैंने ये फीस बैंक में जमा कर दी 10,000, डन। बैंक ने इसके 2 हिस्से करे, एक रिजर्व और एक मानव को लोन दे दिया, क्लियर? 8,000 का मानव को लोन दे दिया, 2,000 का रिजर्व बना दिया। अब जो रिजर्व बना दिया वो तो बेटा जी रिजर्व बना दिया, क्योंकि रिजर्व तो फ्यूचर के लिए बनता है, फॉर फ्यूचर अनसर्टेनिटीज, तो रिजर्व के बारे में तो आप सोचो ही मत। अब ये जो 8,000 रुपए है ये मानव को लोन में मिल गए। अब मानव इस लोन का क्या करेगा? मानव ने ये 8,000 का लोन इसलिए लिया क्योंकि उसको 2 व्हीलर लेना है। तो जैसे ही मानव को 8,000 का लोन मिला, मानव फटाफट से होंडा के शोरूम में गया, और तेजस्वनी ओनर थी होंडा के शोरूम की, और उससे 2 व्हीलर खरीद लिया 8,000 रुपए का। दोबारा चलते हैं, इकोनॉमी में होता क्या है, बेसिकली मार्केट में क्या होता है? मार्केट में यही तो होता है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। जैसे मिताली ने मुझे फीस दी, मैंने बैंक में डिपॉजिट करी, बैंक ने इसके 2 हिस्से करे, एक रिजर्व एक लोन, लोन दे दिया मानव को, मानव को लोन से 2 व्हीलर लेना है, मानव 2 व्हीलर लेने होंडा के शोरूम गया, तो मानव ने पैसे कहाँ दे दिए? होंडा के शोरूम में। अब होंडा के शोरूम वाले वापस ये 8,000 रुपए कहाँ पे दे देंगे? बैंक में। ये वाली बात तो आपने सोची ही नहीं। क्या सोचना था? ये सोचना था कि बेटा जी जो पैसा बैंक से निकला था
जैसे हमने अभी क्या बोला कि बैंक के पास पैसे कहाँ से आते हैं। मेरा आज का जो सवाल है वो सिर्फ यही है कि बैंक के पास पैसे कहाँ से आते हैं। जब बैंक के पास पैसे आते हैं, बैंक उसे लोन दे देता है, कुछ पैसा रिजर्व करके अलग कर देता है। जो पैसा रिजर्व करके अलग कर दिया वो तो बेटा जी अलग कर दिया, वो तो फ्यूचर के लिए है। और जो पैसा लोन दे दिया वो कोई और ले गया। तो जब पैसा निकालने आते हैं लोग, तो बैंक पैसे कहाँ से देता है, ये मेरा सवाल है। बैंक के पास पैसे कहाँ से आते हैं। अब आप दोबारा साइकिल को देखो। जब कोई इंसान पैसा जमा करता है, जैसे मिताली ने मुझे फीस दी, मैंने पैसा जमा किया, तो बैंक उसके दो हिस्से करता है, दैट इज लोन एंड रिजर्व। जिसे वो लोन देता है वो आगे वो पैसा किसी और को देता है, वो आगे किसी और को देता है, वो आगे किसी और को, वो किसी और को, वो किसी और को, और अल्टीमेटली पैसा घूम के वापस बैंक में आ जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अगर देखा जाए तो बैंक के पास से ये 8,000 रुपए तो कहीं गए ही नहीं, जो अभी हम सोच रहे थे कि चले गए। अभी हम क्या सोच रहे थे इस वाले चार्ट में कि बैंक ने डिपॉजिट्स के दो पार्ट किए, एक लोन एक रिजर्व। रिजर्व तो फ्यूचर के लिए अलग कर दिया और लोन दे दिया। तो जिस बंदे को लोन दे दिया, तो बैंक अपने खर्चे कैसे निकालता है, बैंक उन लोगों को पैसे कैसे देता है जो विड्रॉ करने आते हैं। क्योंकि बेटा जी जब बैंक लोन देता है तो पैसा मार्केट में घूम के दोबारा बैंक के पास आ जाता है। जिस दिन आप ये चीज समझ जाओगे, आप समझ जाओगे कि बैंक कैसे चलता है। बैंक का पैसा कहीं जाता ही नहीं है। अगर उसने ये 8,000 रुपए का लोन मानव को दिया, तो मानव कहीं पे करेगा। मान लेते हैं तेजस्वनी भी कहीं पे करेगी, वो कहीं और पे करेगा, फिर वो कहीं और। अल्टीमेटली आफ्टर अ साइकिल, एक पूरी साइकिल होने के बाद आप ये तो मानते हो ना कि अल्टीमेटली ये पैसा बैंक के पास आएगा ही आएगा, बिकॉज मनी सर्कुलेट्स। अब दीदी जिस बैंक ने लोन दिया है जरूरी थोड़ी है उसी बैंक पे आएगा। तो मैंने कब कहा कि उसी बैंक पे आएगा, मैं तो ये कह रही हूँ कि बैंक पे आएगा। मैंने ये थोड़ी बोला कि जिस बैंक ने लोन दिया है पैसा घूम के उसी बैंक पे आएगा। लेकिन हाँ, बैंक में जरूर आएगा। और सारे बैंक्स आरबीआई के अंडर चलते हैं। तो जो बैंक चलता है, बैंक सिर्फ इन दो एजम्पशंस पर चलता है। एक तो ये कि सारे बैंक्स एक हैं, ऑल बैंक्स आर सिंगल यूनिट। सारे बैंक्स एक होते हैं क्योंकि सब आरबीआई के अंडर चलते हैं। तो इट डजंट मैटर कि पैसा कौन से बैंक से गया और घूम फिर के राउंड लेकर कौन से बैंक में आया, वो मैटर नहीं करता है क्योंकि सारे बैंक्स तो आरबीआई के ही है ना। और बेटा जी वट एवर इज विड्रॉन फ्रॉम वन बैंक इज अगेन डिपॉजिटेड इनटू अनदर बैंक। अगर आप ध्यान से सोचो, तभी तो बैंक चलते हैं। क्योंकि जो पैसा एक बैंक से निकाला जाता है वो घूम के दूसरे बैंक में आ जाता है। अगर मैं भी आज बैंक से पैसा निकाल के लाऊं कि भाई मुझे पैसे की बहुत जरूरत है, मैं बैंक गई, कैश निकाला, आ गई, अब मैं वो पैसा किसी को दूंगी, वो किसी और को देगा, वो किसी और को देगा। अल्टीमेटली आफ्टर अ सर्टेन नंबर ऑफ साइकिल्स वो पैसा घूम के दोबारा बैंक में ही पहुंच जाएगा। तो पैसा तो कहीं गया ही नहीं। तो बैंक के तो मजे आ गए। 8,000 रुपए मानव को लोन दिया, 8,000 रुपए पे मानव से इंटरेस्ट भी लेगा और घूम फिर के पैसा भी आ गया वापस। सोचो बैंक कितना कमाता है। 8,000 रुपए का मानव को लोन दिया, तो 8,000 रुपए पे मानव से इंटरेस्ट तो लेगा ना। लेकिन मानव को ये नहीं पता कि मेरा पैसा घूम के बैंक के पास पहुंच गया। यानी कि इसका मतलब पता है क्या है कि मैंने आपको 8,000 का लोन दिया, मान लो मैं बैंक हूँ, मैंने आपको 8,000 का लोन दिया, आप मुझे उस 8,000 रुपए पे हर महीने अपनी मेहनत से ब्याज दे रहे हो। लेकिन आपको ये नहीं पता कि दीदी के पास तो वो 8,000 रुपए सर्कुलेट होके दोबारा पहुंच चुके हैं और दीदी तो उस पर दोबारा लोन भी दे चुकी है किसी और को। दिस इज बैंक, क्योंकि मनी सर्कुलेट्स। चाहे पैसा किसी भी बैंक से निकले, किसी ना किसी बैंक में तो आएगा ना। एंड ऑल दी बैंक्स आर सिंगल यूनिट। जो भी पैसा एक बैंक से विड्रॉ होता है वो दोबारा किसी ना किसी बैंक में जमा हो जाता है। इसी चीज को समझाने के लिए हमने एक टेबल बनाया था, दैट इज नेक्स्ट पेज पे आपको दिखाते हैं। 2 मिनट दीजिए मुझे। कि जो भी पैसा, ध्यान से देखना, ये देखो आप, मान लेते हैं कि बैंक में डिपॉजिट हुआ 1 लाख रुपए। ध्यान से देखना,
अब देखो, बैंक में कितना डिपॉजिट हुआ? 1 लाख। बैंक ने 20% रिजर्व बनाया आरबीआई के इंस्ट्रक्शंस पे, 20,000, 80,000 का लोन दे दिया। अब ये लोन जिसको भी दिया है वो घूम फिर के पैसा बैंक में ही आएगा। फिर 80,000 बैंक में आ गए डिपॉजिट की फॉर्म में। ऐसा होता है, शायद आपको आज से पहले नहीं पता था कि ऐसा होता है, कि पैसा वापस घूम के बैंक आ जाता है। तभी तो बैंक इतने अमीर होते हैं, इतनी महंगी, इतनी सैलरीज दे रहे हैं, इतने एसी चला रहे हैं। कहाँ से आ रहा है पैसा? ऐसे आ रहा है, क्योंकि पैसा सर्कुलेट होके जो भी पैसा लोन पे जाता है वो बैंक के पास ही दोबारा आ जाता है, और लोग उस पर ब्याज भी दे रहे हैं। उन्हें यही नहीं पता, मतलब ये समझ लो कि मैंने किसी को पैसे दिए, वो मुझे उस पैसे पे ब्याज भी दे रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि वो पैसा सर्कुलेट होके मेरे पास दोबारा आ गया है, तो मैं ब्याज क्यों ले रही हूँ? दैट इज माई इनकम। दिस इज हाउ द बैंक वर्क्स। ये 80,000 रुपए दोबारा बैंक में डिपॉजिट की फॉर्म में आ जाएंगे। इसका फिर से बैंक रिजर्व बनाएगा और फिर इसका कुछ हिस्सा लोन देगा, और बेटा जी फिर से ये लोन घूम फिर के फिर बैंक आ जाएगा, और ये प्रोसेस चलता रहता है। दिस इज मार्केट, दिस इज इकोनॉमी, दिस प्रोसेस कीप्स ऑन गोइंग। अगर आप देखना चाहते हो कि पैसा कितना गुना मल्टीप्लाई होगा, मनी मल्टीप्लाई कितना होगा, तो उसका फॉर्मूला होता है 1/LRR, 1/20%। ये पैसा 5 गुना हो जाएगा, घूमते घूमते 5 गुना हो जाएगा, क्योंकि जैसी बैंक लोन देगा इंटरेस्ट लेगा लोन पे और पैसा भी वापस आ जाएगा। फिर बैंक किसी और को लोन देगा, उससे इंटरेस्ट लेगा, फिर पैसा आ जाएगा। तो मनी विल मल्टीप्लाई 5 टाइम्स। कितना क्रेडिट क्रिएट हो जाएगा? जितना प्राइमरी डिपॉजिट हुआ दैट इज 1 लाख इनटू जितना मनी मल्टीप्लायर है दैट इज 5 टाइम्स। तो आपका ये 1 लाख 5 लाख हो जाएगा बैंक में, क्योंकि बैंक इस पैसे पे बार बार रिजर्व बनाएगा, बार बार लोन देगा। ये पैसा बैंक के पास वापस आएगा बार बार, फिर उस पे लोन देगा, फिर पैसा वापस आएगा। ये 20,000 का LRR 1 लाख हो जाएगा, और ये 80,000 का लोन 5 गुना होके 4 लाख हो जाएगा टोटल। मतलब अगर आप बैंक में, मैं एक छोटी सी लाइन बोलती हूँ, अगर आप बैंक में 1 लाख रुपए जमा करते हो तो बैंक उसके 5 लाख कर लेता है, जिसमें से वो 4 लाख का लोन जनरेट करता है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि बैंक सिर्फ 80,000 का लोन दे पा रहा है। नहीं, बिकॉज जो पैसा वो लोन में दे रहा है वो दोबारा भी तो बैंक में आ रहा है, फिर उसका दोबारा लोन दे रहा है, फिर दोबारा आ रहा है। तो दिस इज हाउ द बैंक वर्क्स। तो बैंक दो एजम्पशंस पे चलता है। सबसे पहली एजम्पशन कि सबसे पहली बात कि बैंक के पास जो भी डिपॉजिट्स आते हैं बैंक उसके दो हिस्से करता है, लोन और LRR। LRR में से कुछ रिजर्व आरबीआई रखता है दैट इज CRR, कुछ रिजर्व बैंक रखता है दैट इज SLR। और बैंक दो एजम्पशन पे क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस चलाता है। एक तो सारे बैंक्स एक है, तो इट डजंट मैटर कि पैसा कौन से बैंक से गया और कौन से बैंक में आया, और दूसरा जो भी पैसा एक बैंक से जाएगा वो दूसरे बैंक में आएगा ही आएगा, और पैसा मार्केट में बार बार सर्कुलेट करेगा। हमें ऐसा लगेगा कि बैंक ने लोन दे दिया तो पैसा कहीं चला गया, बट अल्टीमेटली 1-2 दिन बाद वो बैंक में ही सर्कुलेट होके आ जाएगा, पैसा कहीं जाएगा ही नहीं। इसलिए बैंक इज एबल टू पे सो मेनी हाई एक्सपेंसेस, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो भी है इतना सारा खर्चा बैंक कर पाता है, क्योंकि बैंक इतना अर्न करता है, बिकॉज मनी सर्कुलेट्स। क्रेडिट क्रिएट करने के लिए अगर बैंक के पास 1 लाख रुपए जमा होता है, मान लो एग्जाम, ये एजम्पशन है कि 20% का LRR है, 20,000 का रिजर्व, तो लोन कितने का हो गया बाबू? 80। जो लोन दिया, जिसे दिया, वो दुनिया के किसी ना किसी बैंक में तो लेके पहुंचेगा ना भाई। जिसे लोन दिया उसको पैसे की जरूरत होगी, तभी उसने लोन लिया होगा। मान लेते हैं उसने लोन लिया क्योंकि उसको गाड़ी लेनी है। अब ये जाके गाड़ी के शोरूम में दे देगा, और गाड़ी के शोरूम वाले शाम तक ये पैसा दोबारा बैंक में ही पहुंचा देंगे। सोचो कितनी टैलेंटेड बात है भाई। और ये पैसा, मतलब ये मान लो कि जो पैसा बैंक से सुबह निकला वो शाम तक वापस बैंक में आ गया, लेकिन उस पे ब्याज भी मिलेगा। अब फिर उसका बैंक दोबारा से क्या बनाएगा? रिजर्व। बस 1 मिनट। जब बैंक उसका दोबारा से रिजर्व बनाएगा और बचा हुआ क्या दे देगा? लोन। फिर जिसे भी लोन दिया वो दोबारा बैंक में दे जाएगा, और ये चलता रहेगा। अगर मुझे देखना है कि कितने गुना हो जाएगा ये एंड में, तो मैं मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला लगा दूंगी, विच इज 1/LRR, 1/20%, 100/20, यानी कि 5 गुना।
कितना हो जाएगा 5 गुना? जो आपने प्राइमरी डिपॉजिट किया इनटू मनी मल्टीप्लायर, आपने कितना किया था? 1 लाख किया था ना, तो इसका 5 गुना हो जाएगा, दैट इज 5 लाख। आपका 1 लाख बैंक 5 लाख कर लेगा, 20,000 के रिजर्व की बजाय वो 1 लाख का रिजर्व क्रिएट कर लेगा, और 80,000 के लोन की बजाय वो 4 लाख का लोन जनरेट कर देगा आपके 1 लाख रुपए से, अगर बैंक का LRR 20% है, जो कि एक्चुअली में भी 20 ही है, लगभग 18-20 ही है जो एक्चुअल डाटा है। तो इतना ही चल रहा है बैंक का LRR। तो सोचो जब मैं बैंक में 5 तो जी हमें 5 लाख रुपए जब हम निकाल लेंगे तो हमारे जो अकाउंट में वो 5 लाख रुपए दिखाएगा। ना ना ना, आपके अकाउंट में तो 1 लाख ही दिखाएगा, लेकिन बैंक ने उससे 5 लाख कर लिए अपने। ये तो अच्छा बैंक की अच्छा आर्ट है, ये आपको आपको तो उतना ही देगा। यही तो मैं कहना चाह रही हूँ कि बैंक, जो बैंक है, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, कोई अनम्यूट था। जो बैंक है वो आपके पैसे से कितने मजे ले रहा है, बस आप ये देखो, आपके पैसे से बैंक कितने मजे ले रहा है, आप ये देख सकते हैं। मान लो किसी आदमी के 20-25 लाख रुपए है बैंक में, तो बैंक उससे कितने मजे ले रहा है, आप ये सोचो। कौन सा आप 20-25 लाख एक साथ आ जाओगे निकालने, और अगर आ भी गए तो कौन सी आफत आ जाएगी, क्योंकि अगर बैंक सारे सबके पैसे का 5 गुना कर लेता है, तो सोचो उसने कितना कितना पैसा होगा बैंक के पास। और अगर आप एक साथ, अच्छा एक साथ निकालने वाले कितने क्लाइंट आ जाएंगे, एक आधा ही तो आएगा कोई। और अभी समझो, अब स्ट्रैटेजी समझो। अभी पहले क्या होता था कि आप बैंक से कितना भी विड्रॉ कर सकते हो, आप बैंक से कितना भी विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन नोटबंदी के बाद लगा दिया इस पे रिस्ट्रिक्शन कि आप बैंक से पर डे सिर्फ 2 लाख से ज्यादा विड्रॉ नहीं करोगे। तो अगर आप बैंक से पर डे 2 लाख से ज्यादा रिजर्व 2 लाख से ज्यादा विड्रॉ नहीं कर सकते, तो अब तो बैंक आपके पैसे के और मजे ले रहा है। भाई आपका पैसा बैंक में पड़ा है और बैंक उसके साथ खेल रहा है। क्या खेल रहा है? लोन देने की स्कीम खेल रहा है। लोन दो ब्याज लो, लोन दो ब्याज लो। कभी आपने सोचा व्हाट इज लोन? लोन इज जस्ट अ ट्रांसफर ऑफ अमाउंट फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट। मैंने लोन लिया, बहुत ध्यान से सुनना, इसके अभी आपने यही देखा है कि बैंक 4 लाख का लोन दे दिया और 4 लाख के लोन पे ब्याज लेगा। अभी तो बेटा जी 4 लाख का जो लोन दिया है ना, ये एक्चुअली में किसी को पैसे थोड़ी दिए हैं। पैसे तो बैंक कहीं इन्वेस्ट कर देता है, बड़ी कंपनियों में मस्त, अजय फॉरेन मार्केट में इन्वेस्ट कर देता है, इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्ट कर देता है। बैंक थोड़ी पैसे, ये तो सिर्फ पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं। एज्यूम करो आपने 1 लाख रुपए जमा करे बैंक में, आपके खाते में मैसेज आया कि जी योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद 1 लाख। किसी ने 80,000 का लोन दिया, तो आपको क्या लगता है कि बैंक ने उसको कैश दिया? नो, आपका 1 लाख रुपए तो बैंक ने उसी दिन कहीं इन्वेस्ट कर दिया था, कहीं दूर, 7 समुंदर पार। अभी तो सिर्फ फिगर्स दिखा रहे हैं कि हाँ 80,000 का आपने लोन दिया, तो इसको मैसेज भेज दो कि तेरे अकाउंट में 80,000 आ गए। कौन सा कोई निकाल रहा है? ठीक है 80,000 आ गए, अब उसने आगे पे कर दिया, सिर्फ अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर हो रहा है। दिस इज इलेक्ट्रॉनिक मनी। पैसा कहाँ है? अब ये बताओ कैश कहाँ है? अगर मैं पेट्रोल पंप पे जाती हूँ और मैंने 2,000 का पेट्रोल डलवाया और मैंने उसको अपना कार्ड दिया, तो बेटा जी मेरे अकाउंट से 2,000 रुपए कट के उसके अकाउंट में 2,000 रुपए चले गए। कैश तो कहीं यूज ही नहीं हुआ। वेयर इज मनी? मनी इज इन्वेस्टेड इन दी फॉरेन कंट्रीज बाय बैंक। सोचो उससे कितना करोड़ों रुपए कमाता है बैंक। तो आप सोच भी नहीं सकते कि बैंक कितनी बड़ी एक इंस्टीट्यूशन है और आरबीआई उसको संभाल रहा है, और कितना करोड़ों रुपए आपके पैसे से कमाया जाता है। जब आप बैंक में पैसा डालते हो, एफडीओ में पैसा डालते हो, सोचो जब आप एफडी में पैसा डालते हो, बैंक आपको क्या देता है? सिर्फ 4% ब्याज। अगर मैं आज बैंक में 10 लाख रुपए डालती हूँ ना, तो बैंक मुझे 1 साल बाद 40,000 रुपए देगा। 1 साल के बाद देगा वो भी। तब तक तो वो मेरे 10 लाख से एक 10 लाख का 5 गुना 50 लाख का तो लोन दे चुका होगा। वो भी सिर्फ फंड ही ट्रांसफर करे होंगे, सिर्फ अमाउंट ट्रांसफर करी होगी इधर से उधर, कौन सा कैश दिया होगा। और ये 10 लाख रुपए कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रखा होगा, जिससे कम से कम नहीं तो 10% तो कमाता होगा। वो भी मैं आपको बहुत कम बता रही हूँ। तो सोचो ये जो बड़े बड़े बैंक्स होते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जहां आप पैसा जमा करते हो, ये आपके पैसे से खेल के कमाते हैं। और फिर बेटा जी जो थोड़ा बहुत होता है ना कमाई का
जो वो कमाते हैं उसका आधा तो छोड़ो, उसका 1/3 भी नहीं देते वो आपको। तो अगर मेरा पैसा बैंक में है तो बैंक उससे लोन जनरेट कर रहा है, इतना लाखों करोड़ों रुपए कमा रहा है, उसको इन्वेस्ट कर रहा है। और ये तो मैं आपको एफडी का ब्याज बता रही हूँ 4%, सेविंग के अकाउंट में सिर्फ 3% ब्याज है आज की डेट में। और एफडी में बोलने को तो 5 है, लेकिन जब इंटरेस्ट मिलता है तो उस पर टैक्स कट जाता है, तो 4 ही समझ लो। तो बैंक मुझे दे ही क्या रहा है? अगर देखा जाए तो सारा पैसा तो इकोनॉमी में घूम रहा है और बैंक मस्त कमा रहा है, और आपके पैसे को लोन में दे रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, मजे ले रहा है। और सिर्फ पैसे से क्या कर रहा है? ट्रांसफर ऑफ करेंसी, इलेक्ट्रॉनिक मनी क्या है? मैं ये मानती हूँ कि इससे इकोनॉमी ग्रो करेगी, लेकिन हमें एज अ कॉमर्स स्टूडेंट ये पता होना चाहिए कि दुनिया में ऐसा भी होता है, ऐसा चलता है, ऐसे होते हैं बैंक। और दीदी ये जो 3-4% लगेगा, ये तो पूरे साल में एक बार लगेगा ना, हर महीने थोड़ी लग रहा है। ये आपको मिलेगा 3-4% जो आपने पैसा नहीं जमा करा। साल, हाँ जो जमा करा है, पर ये हर महीने लगाएंगे वो, ना ना या ना, हर पूरे साल में? पूरे साल में। तो यही तो सोचने की बात है। हाँ अगर मैं बैंक में 1 लाख रुपए जमा करती हूँ तो 1 लाख का 3% है 3,000 रुपए। तो बैंक मुझे 1 साल बाद मेरे 1 लाख रुपए का कितना देता है? 3,000 देता है, सिर्फ मात्र 3,000। आप ये सोचो कि अगर मैं बैंक को, मान लो ये 1 लाख रुपए मेरे हैं जो डिपॉजिट हुए हैं, तो बैंक इसका मुझे साल के एंड में पता है कितना देगा बाबू? 3,000, सिर्फ 3,000। जबकि वो लोन कितने का जनरेट कर चुका है? 4 लाख। और 4 लाख का ब्याज रेट है लोन का 20%, और मोर्टगेज अलग से रखवाते हैं, उससे भी कमाई करते हैं 20%। यानी कि मुझे दे रहा है 3,000 और खुद कमा रहा है 80,000। ये तो देखो, दिस इज आर्ट। बहुत तेज है दीदी बैंक तो ये तो होता ही है बच्चे, तभी तो बैंक चल रहा है। तो एसी का खर्चा और एम्प्लॉइज का खर्चा वो भी तो देना है ना। तो दिस हाँ इज जी। हाउ द इकोनॉमी वर्क्स, ये सिखाना चाहते हैं। और यही कमर्शियल बैंक का सबसे बड़ा फंक्शन है, विच इज कॉल्ड एज क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस। इसलिए कहते हैं कि बैंक कभी फेल नहीं हो सकता, बैंक कभी फेल नहीं होगा, कोई बैंक कभी फेल नहीं होगा। क्योंकि जिन्होंने हमारे 1 लाख को 5 लाख कर लिया, वो कहाँ से फेल हो जाएंगे? तो इसलिए नो बैंक इज गोइंग टू बी फेल। लेकिन अभी जो इकोनॉमी है उस हिसाब से हम अपने टॉपिक पे आते हैं फटाफट और एंड करते हैं। कमर्शियल बैंक का फंक्शन होता है बेटा जी क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस। क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस 2 एजम्पशंस पे चलता है। आपको वहां लिखना क्या है वो बताती हूँ, दैट्स इट। आपको वहां पे ये लिखना है, सबसे पहले जैसे टीचर आपसे पूछेगा क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस एक्सप्लेन करो, पहले आप ये बताओगे कि बैंक अपने डिपॉजिट्स के 2 हिस्से करता है, लोन और एलआरआर। और एलआरआर के 2 हिस्से करता है, सीआरआर और एसएलआर। फिर आप बताओगे कि क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस 2 एजम्पशंस पे टिका हुआ है, ऑल बैंक्स आर सिंगल यूनिट, व्हाटएवर अमाउंट इज विड्रॉन फ्रॉम वन बैंक इज अगेन डिपॉजिटेड इनटू अनदर बैंक। फिर आप ये वाली बैलेंस शीट बनाओगे, जो मैंने आपके साथ, इसे बोलते बैलेंस शीट है, बाकी आपकी मर्जी है, आप कुछ भी बोल सकते हो इसको। ऐसे करके एक चार्ट बनाओगे और शो करोगे कि कैसे कैसे मैंने आपको सिखाया। और फिर लास्ट में ये 2 फॉर्मूले लिखोगे, एक तो मनी मल्टीप्लायर का और एक क्रेडिट क्रिएशन का। दिस इज हाउ द कमर्शियल बैंक्स वर्क्स, इसलिए बैंक इतना सक्सेसफुल है। अब आप पूछिए जो आपके डाउट्स हैं। मेरा टॉपिक खत्म आज। एक फंक्शन अब खत्म हुआ दीदी, इतना बड़ा ये बैंकिंग खत्म हो गया पूरा, ये बैंकिंग चैप्टर खत्म हो गया ऑलमोस्ट। पूरा? हाँ, इसमें 2 ही क्वेश्चन है अच्छा बैंकिंग चैप्टर में, ठीक। सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है। एक आरबीआई के फंक्शंस और एक ये क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस। ये क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस आपने आज पढ़ा, और आरबीआई के फंक्शंस पिछली क्लास में खत्म हो गए थे। तो बैंकिंग ओवर हो चुका है, अब बचा है सिर्फ मनी। फिर मनी एंड बैंकिंग वाली यूनिट खत्म हो जाएगी। चलिए कमर्शियल बैंक के फंक्शन खत्म हो गए। हाँ, बस एक ही फंक्शन है कमर्शियल बैंक का, क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस। और भी है चुटर पुटर की सेविंग, वो जो हमने क्लास 11th में पढ़े थे, बाकी वो है, तो वो आप हाँ जी रीड हाँ करोगे समझ आ जाएगा। नया फंक्शन सिर्फ जी, यही है। ठीक है जी। और पूछेगा बेटा जी जिसे जो डाउट्स है, नहीं तो नोट करके आप लीव कर सकते हो। मैं आपको, ये तो आपने कर ही लिया दीदी होगा, मैं ये दिखा देती हूँ। हाँ जी, डी ग्रुप में फोटो भेजना दीदी सबकी। ठीक है ठीक है। हाँ दीदी। बोलिए बोलिए बोलिए। दीदी अगर किसी ने बैंक से मनी विड्रॉ किया और ठीक उसने है अब्रॉड कुछ बिजनेस के लिए मनी दे दिया, मतलब कुछ सेल किया हो, ठीक है। तो फिर बैंक आरबीआई के पास कैसे आएगा वो मनी? तो मतलब उस कंट्री के बैंक में चला जाएगा ना।
ठीक है, लेकिन बेटा जी परमिशन किससे लेनी पड़ती है बाहर इन्वेस्ट करने के लिए? आरबीआई। एग्जैक्टली तो ये डिसाइड कौन करेगा कि आप पैसा बाहर दोगे कि नहीं? आरबीआई। डिपेंड करता है इकोनॉमी के ऊपर। अगर वो रेडी है तभी मान आप, गए। हाँ ठीक है तो आप कर दो ना फिर अरे ऐसा करने वाले कितने लोग हैं? भारत की जनसंख्या में कितने प्रतिशत लोग होंगे जो बाहर इन्वेस्ट करते होंगे फॉरेन में? 2, चलो 5। और अगर 5 के लिए आरबीआई रेडी है तो भी खुश है, वो तब भी खुश है, क्योंकि जैसे आप फॉरेन इन्वेस्ट करोगे यू हैव टू पे द टैक्स, तो वो टैक्स ले लेंगे। ठीक है, कर लो। और फिर जो भी रिटर्न आएगा वो और ज्यादा हाई रेट से टैक्सेबल है, वो तब भी खुश है। मैं आपको बता रही हूँ, आप किसी भी तरीके से चले जाओ, आप इस देश की गवर्नमेंट से और टैक्सेबिलिटी पॉसिबिलिटी से नहीं बच सकते। ठीक है, आप फॉरेन इन्वेस्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको इतना परसेंट चार्ज देना पड़ेगा, इतना परसेंट टैक्स कटेगा, आप दे दो, ठीक है। वो कहीं ना कहीं से अपना निकाल लेंगे, या तो यहाँ से निकाल लेंगे और या वहां से टैक्स के थ्रू निकाल लेंगे। कर लो जैसा आपको सही लगे, आप कुछ भी कर सकते हो, आपका पैसा है। दी वो 2 assumption क्या है? वो 2 assumptions ये रही बेटा जी कि all banks are single unit और whatever amount is withdrawn from one bank is again deposited into another bank। पैसा कहीं जाता ही नहीं है, हमें लगता है कि पैसा कहीं चला गया। दीदी आप कल 11 बजे फ्री हो? ओके दीदी थैंक। ओके मॉर्निंग बेटा जी मेरा वो चल रहा होता है वर्क फ्रॉम होम के असाइनमेंट्स। आप बताओ दी कितनी देर चलता है? टेस्ट है दीदी कल हमारा। कौन से सब्जेक्ट का है? दीदी अकाउंट्स। दीदी नमस्ते। नमस्ते बच्चे, चलो देखते जी, हो नमस्ते। नेक्स्ट क्लास में बात करती हूँ। नमस्ते बच्चे, नेक्स्ट क्लास कनेक्ट कर लो ओके बेटा दीदी। सब। हाँ जी दीदी।